रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसे हर भारतीय गर्व से पहचानता है, लेकिन उनके नाम के पीछे छिपी है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ व्यवसाय के लिए नहीं, बल्कि जीवन के मूल्यों और इंसानियत के प्रति उनके अद्वितीय समर्पण के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, रतन टाटा जैसे महान व्यक्तित्व की कहानी सुनते सुनते हम सभी के दिल भर आते हैं। आप सभी इस कहानी से जुड़ते हैं, लेकिन अक्सर बिना लाइक या सब्सक्राइब किए आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप भी रतन टाटा की इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से उस लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और इस वीडियो को लाइक करें। आपकी सपोर्ट हमें ताकत देती है कि हम ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक लाते रहें। तो चलिए अब बिना देर किए इस महानायक की यात्रा में और आगे बढ़ते हैं। तो यह कहानी उस व्यक्ति की है जिसने न केवल अपने बिजनेस साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व को गढ़ा जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाबजी टाटा ने किया था, क्योंकि उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब वे केवल 10 वर्ष के थे। इस मुश्किल दौर ने उनकी जिंदगी को काफी हद तक प्रभावित किया। रतन टाटा बचपन से ही विनम्र और शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनके भीतर एक आग थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ ऐसा करने की जो दूसरों के जीवन को छू सके। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई से पूरी की और बाद में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम की पढ़ाई की। उनकी शिक्षा के दौरान ही उनके अंदर बिजनेस की बारीकियों को समझने और एक सामाजिक दृष्टिकोण से चीजों को देखने की क्षमता विकसित हुई। जब वे अमेरिका में थे, उन्होंने वहां कुछ समय के लिए एक कार फैक्ट्री में काम किया। वहां काम करने का अनुभव उन्हें यह समझाने में मददगार साबित हुआ कि एक सफल बिजनेस लीडर वही है जो जमीनी हकीकत को समझता हो। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह में अपनी यात्रा की शुरुआत की। शुरुआती दौर में उन्हें नेल्को और टाटा स्टील जैसी कंपनियों में काम करने का मौका मिला, जहां उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने समझा कि सफलता आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए धैर्य, मेहनत और सही निर्णय लेना जरूरी होता है। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया और 1991 में JRD टाटा के सेवानिवृत्त होने के बाद रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उस समय बहुत से लोगों ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए, लेकिन रतन टाटा ने अपने काम से सबको गलत साबित कर दिया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल भारतीय बाजार में अपनी पहचान बनाई, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी धाक जमाई। उन्होंने टाटा समूह के भीतर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जैसे पॉइंट नंबर 1, टाटा मोटर्स। रतन टाटा ने 1998 में टाटा इंडिका को लॉन्च किया, जो भारत की पहली स्वदेशी कार थी। हालांकि शुरुआती दिनों में इसकी आलोचना हुई थी, लेकिन रतन टाटा ने विश्वास बनाए रखा। इसके बाद टाटा ने 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की। पॉइंट नंबर 2, टाटा स्टील। 2007 में उन्होंने टाटा स्टील द्वारा कोरस का अधिग्रहण किया, जो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। पॉइंट नंबर 3, टाटा टी, अब टाटा ग्लोबल बेवरेजेस। रतन टाटा ने टेटली, जो एक ब्रिटिश चाय कंपनी थी, को खरीदा, जिससे टाटा समूह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बन गई। पॉइंट नंबर 4, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को उन्होंने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिससे यह भारत की सबसे बड़ी IT सेवा प्रदाता कंपनी बन गई। पॉइंट नंबर 5, टाटा की विदेशी अधिग्रहण नीति। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने दुनिया के कई प्रतिष्ठित ब्रांड्स जैसे जगुआर लैंड रोवर और किमिंस का अधिग्रहण किया। नैनो कार का सपना रतन टाटा का एक ऐसा योगदान था जिसने उन्हें जनता के करीब ला दिया। उन्होंने आम भारतीय परिवार के लिए एक सस्ती कार का सपना देखा जो सिर्फ 1 लाख रुपए में उपलब्ध हो, लेकिन इस परियोजना में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सिंगूर, पश्चिम बंगाल में जमीन विवाद ने परियोजना में बाधा डाली और अंततः उन्हें प्लांट को गुजरात स्थानांतरित करना पड़ा। हालांकि नैनो को व्यावसायिक रूप से वैसी सफलता नहीं मिली जैसी उम्मीद की गई थी।
लेकिन यह परियोजना रतन टाटा की दृष्टि, उनकी इच्छा शक्ति और उनकी जनता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। रतन टाटा जितने बड़े उद्योगपति हैं, उतने ही बड़े दिल के भी मालिक हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता नहीं दी। एक समय जब मुंबई में 26 नवंबर का आतंकी हमला हुआ था, तब रतन टाटा ताज होटल पहुंचे और अपने कर्मचारियों और पीड़ितों की सहायता के लिए खड़े हो गए। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से करोड़ों लोगों की सहायता की है और उनकी परोपकार नीतियां आज भी अद्वितीय मानी जाती हैं। उनके द्वारा किए गए दान और समाज सेवा के कार्यों का अंदाजा शायद ही कोई लगा सके, क्योंकि वे इसे बहुत ही निजी रखते हैं। रतन टाटा अपने जीवन में हमेशा एक साधारण व्यक्ति बने रहे। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपने जीवन को एक सामान्य तरीके से जीने में विश्वास रखा। उनकी पसंदीदा चीजें बेहद साधारण थीं, जैसे उनके कुत्तों के साथ समय बिताना, संगीत सुनना और किताबें पढ़ना। रतन टाटा के जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक ऐसी कहानी जिसने सबको हैरान कर दिया, वह है उनके जीवन की प्रेम कहानी। रतन टाटा की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब वे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे और वहां उनकी मुलाकात एक युवती से हुई। उन्होंने एक दूसरे को बेहद पसंद किया और शादी करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही रतन टाटा भारत लौटे, उस युवती के परिवार ने अमेरिका में परिस्थितियों के चलते रतन टाटा को अकेले छोड़ने का निर्णय लिया। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने रतन टाटा के जीवन को गहरे रूप से प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने इसे कभी किसी से साझा नहीं किया। यह अनुभव उनके विनम्र स्वभाव और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को और गहरा कर गया। रतन टाटा के जीवन में कई ऐसे लोग आए जिन्होंने उनके आदर्शों और दृष्टिकोण को और भी मजबूत किया, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो उनकी जीवन यात्रा का खास हिस्सा बना, वह थे शांतनु नायडू। ये कहानी उस अप्रत्याशित मुलाकात की है जिसने न केवल रतन टाटा के जीवन में एक नया मोड़ दिया, बल्कि शांतनु नायडू के जीवन को भी बदल कर रख दिया। शांतनु नायडू की रतन टाटा से मुलाकात बेहद अनोखी थी। शांतनु एक युवा इंजीनियर थे जो टाटा समूह की ही एक कंपनी में काम कर रहे थे। लेकिन शांतनु की असली पहचान सिर्फ उनकी इंजीनियरिंग में नहीं थी, बल्कि उनके दिल में जानवरों के प्रति असीम प्रेम था। एक दिन उन्होंने देखा कि सड़क पर बहुत सारे कुत्ते गाड़ियों से टकराकर घायल हो रहे थे। ये देखकर शांतनु ने एक ऐसा आइडिया सोचा जो न केवल कुत्तों की जान बचाने के लिए था, बल्कि उनकी रातों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने के लिए था। शांतनु ने कुत्तों के लिए एक विशेष रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाया जो रात के अंधेरे में गाड़ियों की हेडलाइट की रोशनी में चमकता था, ताकि गाड़ी चालक कुत्तों को देख सकें और उनसे टकराने से बच सकें। इस नेक काम से उन्होंने कई जानवरों की जान बचाई। शांतनु का यह छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला था, क्योंकि उनकी यह कहानी सीधे रतन टाटा तक पहुंची। शांतनु ने रतन टाटा को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट और कुत्तों के प्रति उनके प्रेम के बारे में बताया। रतन टाटा, जो खुद एक पशु प्रेमी थे, इस पत्र से काफी प्रभावित हुए। रतन टाटा ने शांतनु के इस प्रयास की सराहना करते हुए उनसे मिलने का निमंत्रण दिया। जब शांतनु पहली बार रतन टाटा से मिले तो वह बेहद घबराए हुए थे। रतन टाटा जैसे महान व्यक्तित्व से मिलने का मौका किसी के लिए भी असाधारण होता है, लेकिन रतन टाटा की विनम्रता और शांत स्वभाव ने शांतनु को तुरंत सहज महसूस कराया। ये मुलाकात एक नई शुरुआत थी, न केवल शांतनु के लिए बल्कि रतन टाटा के लिए भी, जिन्होंने इस युवा के भीतर एक नई उम्मीद और ऊर्जा देखी। इस पहली मुलाकात के बाद रतन टाटा और शांतनु नायडू के बीच एक अनूठा संबंध बन गया। रतन टाटा ने शांतनु को अपना सलाहकार और सहायक बना लिया। धीरे धीरे शांतनु न केवल उनके जीवन का हिस्सा बने, बल्कि रतन टाटा के व्यक्तिगत और व्यावसायिक फैसलों में भी शामिल होने लगे। शांतनु नायडू के लिए रतन टाटा न केवल एक बॉस या मेंटर थे, बल्कि वे एक ऐसे गुरु बन गए जिनसे उन्होंने जीवन के गहरे सबक सीखे। रतन टाटा ने शांतनु को विनम्रता, सहानुभूति और मानवता के मूल्यों के साथ साथ व्यापार की बारीकियों की भी शिक्षा दी। दोनों के बीच यह रिश्ता एक अनूठी गुरु शिष्य की कहानी को दर्शाता है, जो आपसी आदर और प्रेम पर आधारित था। रतन टाटा के जीवन के अंतिम वर्षों में शांतनु नायडू उनका सबसे करीबी साथी
और सहायक बन गए। वह न केवल उनके कामकाजी जीवन में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी उनके साथ खड़े रहे। जब रतन टाटा ने अपने जीवन को समेटते हुए अपने आदर्शों और धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का निर्णय लिया, तब शांतनु नायडू उनकी इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इस मुलाकात से शुरू हुई कहानी ने एक नया अध्याय जोड़ा, जिसमें युवा ऊर्जा और अनुभव का मिलन हुआ। रतन टाटा ने शांतनु नायडू में अपना उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त और विश्वास पात्र पाया। रतन टाटा और शांतनु नायडू की मुलाकात इस बात की मिसाल है कि जब दो लोग एक ही उद्देश्य के लिए मिलते हैं, चाहे वह इंसानियत की सेवा हो या जानवरों का संरक्षण, तो वे दुनिया में कुछ असाधारण कर सकते हैं। रतन टाटा और शांतनु की यह यात्रा हमें सिखाती है कि असली संबंध उम्र, अनुभव या स्थिति से नहीं, बल्कि दिल से बनते हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर उस व्यक्ति को जो इस संसार में आया है, एक दिन यहां से विदा लेना ही पड़ता है। ठीक उसी तरह 9 अक्टूबर 2024 की रात को भारत ने अपने सबसे प्रिय और महान उद्योगपति रतन टाटा को खो दिया। वे हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनकी विरासत और आदर्श हमेशा के लिए अमर हो गए। लेकिन इतनी प्रेरणादायक और भावनात्मक यात्रा जानने के बाद एक सवाल जो हर किसी के मन में रह जाता है, आखिरकार रतन टाटा, जो भारत के सबसे सम्मानित और महान उद्योगपति थे, अब उनकी संपत्ति का क्या होगा? कौन होगा टाटा समूह का नया नेतृत्व करता? और क्या वह रतन टाटा की तरह ही इस विशाल साम्राज्य को संभाल पाएगा? रतन टाटा, जिन्होंने अपना जीवन इस समूह और देश के उत्थान में समर्पित किया, उनके जाने के बाद अब टाटा समूह का भविष्य किसके हाथों में होगा? यह सवाल सिर्फ बिजनेस की दुनिया के लिए नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिन्होंने रतन टाटा को एक मार्गदर्शक के रूप में देखा है। क्या उनका उत्तराधिकारी उनकी तरह सादगी, समर्पण और मानवता के साथ समूह को आगे ले जा सकेगा? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि टाटा समूह का भविष्य किस दिशा में जाएगा, तो कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट। जब इस वीडियो पर 100 लाइक्स भी पूरे हो जाएंगे, तो मैं आपके लिए इन सवालों के जवाब और रतन टाटा के उत्तराधिकारी के बारे में विस्तार से बताने के लिए नेक्स्ट पार्ट प्रतिदिन जरूर लेकर आऊंगा। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब नोट करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको अगला पार्ट सबसे पहले मिल सके।